मैं कम इन सर? हाँ, थैंक यू। अजीत, आपने हिंदी साहित्य में एमए किया है। जी सर। आपका विषय भी हिंदी साहित्य है। जी सर। साहित्य समाज का दर्पण है, ये यस कुछ सर। उदाहरण दे सकते हैं? जी सर। सर 1916 के बाद 1947 तक जो गांधीयन फेज था हमारी हिस्ट्री का, उस टाइम पे जो कविताएं हिंदी साहित्य में लिखी जा रही थी, वो जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था उसमें लोगों को भागीदारी बढ़ाने के लिए लिखी जा रही थी। जैसे एक राम की शक्ति पूजा कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें देख सकते हैं हम सर। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि थे? जी सर, उनकी कुछ कविताओं में ऐसा देखा जाता है। तो बाद में उनका झुकाव यथार्थवाद की तरफ हो गया। सर दरअसल निराला जी हैं, वो किसी एक विचारधारा विशेष के प्रति झुके हुए नहीं थे, यही उनकी खूबी भी मानी जाती है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अलावा छायावाद के और कुछ प्रमुख कवि कौन थे? जी सर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी जी और सुमित्रानंदन पंत। जयशंकर प्रसाद यस सर। और महादेवी वर्मा जी सर। की रचनाओं में अगर आपको छायावाद तो एक समानता थी, उनमें क्या अंतर था, ये बता सकते हैं? जी सर। सर जो महादेवी वर्मा जी थी, उनकी कविताओं में जो रहस्यवाद है, ये जो छायावाद है, वो दरअसल समाज से पलायन के लिए देखा जा सकता है। जो महादेवी वर्मा जी थी, उनकी बचपन में शादी हो गई थी, तो वो अपने पति से बाल विवाह के कारण दूर हो गई थी और वो अकेली रहकर कविताएं रच रही थी। तो इस वजह से उनका समाज के प्रति जो डर था, उससे दूर रहकर उनका जो पलायनवाद है वो उसमें उनकी कविताओं में दिखता है। और जयशंकर प्रसाद की कविताओं में? सर जयशंकर प्रसाद की कविताओं में जो प्रकृति है उसके विषय में छायावाद है वो दिखाई देता है। अच्छा, जयपुर में अगर कोई बाहर से कोई पर्यटक आए, भारत के बाहर से, जी सर, और उसके पास एक दिन का समय हो, जी सर, तो आप क्या सुझाव देंगे उसको, क्या क्या करना चाहिए जी सर। उस एक दिन में? जी सर। सर जयपुर के अंदर जो वर्ल्ड सिटी है जयपुर की, उसके अंदर कुछ हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं या हिस्टोरिकल जो इमारतें हैं, उनमें से सर पहली आमेर का फोर्ट, आमेर का किला है, जो कि जयपुर की पुरानी राजधानी थी। दूसरा सर एक नाहरगढ़ फोर्ट है, जो जिसके चारों तरफ पानी था। तीसरा सर जो एक ईसर घाट वो है। चौथा सर जयपुर से 70 किलोमीटर दूर एक सांबर झील है, जहाँ पे नमक बनाया जाता है। तो एक दिन में हो जाएगा ये सारा? यस सर, जयपुर से ज़्यादा दूरी नहीं है इनकी, सारी वर्ल्ड सिटी के अंदर ही है सारी जो सारी बिल्डिंग्स हैं। तो आधुनिक समय में जयपुर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। सर जयपुर को जो मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआती प्लांट सिटीज हैं उनमें से एक माना जाता है। चंडीगढ़ के बाद जयपुर को माना जाता है। हालांकि चंडीगढ़ बाद में बनी थी। 1727 इसमें सवाई जयसिंह ने इसे बनाया था। इसकी सर जो चौड़ी सड़कें और जो एक रिहायशी जो इलाका और जो बाजार के लिए अलग से बिल्डिंग्स बनाई गई थी, वो इसकी विशेषता है सर। अभी आजकल इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। जी सर। तो ये किस कारण से आरंभ हुआ? जी सर। सर गाजा में एक पॉलिटिकल मिलिटेंट जो ग्रुप है हमास, उसके द्वारा इजराइल के जो दक्षिणी पार्ट हैं उसके अंदर एग्रेसिव हमला किया गया था, जिसमें बहुत सारे जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे उनको अगवा किया गया, बहुतों को मारा गया। तो वहाँ से सर इसका स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद फिर इजराइल का क्या रिस्पॉन्स था? जी सर। सर इजराइल ने अपने टैंक्स और जो अपनी एयरफोर्स थी उसका इस्तेमाल करते हुए जो गाजा में बहुत सारे हमले किए, जो अभी भी जारी है। यस सर। अजीत जी सर। राणा उदय सिंह और राणा प्रताप, जी सर, कौन बेहतर आपकी ओपिनियन में, राय में? जी सर। कौन बेहतर निर्णय करता राजा, ठीक है, किसकी बेहतर रणनीति? सर राजा उदय सिंह जी के बारे में मैंने इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है। महाराणा प्रताप के बारे में सर एक तो जो उनका स्वाभिमान और जो पिता ही थे। हाँ, इनके पिताजी थे। तो इनके सर जो मिलिट्री या फिर जो युद्ध जो उपलब्धियां थी उनके बारे में सर मैंने पढ़ा नहीं, एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। महाराणा प्रताप की सर जो सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है, अपनी मातृभूमि के लिए किसी के भी सामने नहीं झुकने की जो उनकी जो एक लालसा थी, वो उसकी सर जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दीघाटी का युद्ध था, उसके अंदर हार मानने के बजाय उन्होंने जंगल में जाकर दोबारा अपनी सेना खड़ी करके
और फिर वापस अपना राज्य जो उन्होंने और कैप्चर उसके किया। बाद उनकी जो जनता थी उसका क्या हुआ? चलिए ये नहीं हारे, यस सर। जो जनता थी उसका क्या हुआ? सर वो तो आ गई थी कंट्रोल में। मैं सर ये नहीं कह रहा कि हारे नहीं, लेकिन उनका जो आत्मबल था अपने मन से नहीं हारे, वो अधीनता जो आपके विचार से ये हारना नहीं है कि बाकी लोग जौहर कर लें, महिलाएं और लोग भी मार दिए जाएं? इससे बेहतर ऐसा नहीं होता कि वो एक संधि कर लेते और किसी उचित समय पर फिर से दोबारा जीतते, जैसे राणा उदय सिंह निकल कर चले गए थे वहां से? आपको क्या लगता है कौन महान? जी सर। सर हो सकता है इसमें ब्रुटलिटीज भी खूब हुई थी। बताया जाता है कि इस युद्ध के दौरान बहुत सारी जो गांव वाले थे उनको मारा गया था, और जो बहुत सारी रानियां थी वो भी सती और जौहर हुई थी। तो सर मेरे अगर हिसाब निश्चित हार हो, सामने सर। बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली दुश्मन हो, तो उससे संधि करना बेहतर है या बुद्धिमानी है या नहीं? एक सर- अपने व्यक्तिगत आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। सर अगर वो जो संधि है वो आत्मसम्मान के विरुद्ध है। व्यक्तिगत आत्मसम्मान, सर व्यक्ति राजा का क्या व्यक्तिगत आत्मसम्मान होता है या सबका? सर मुझे लगता है कि जो पूरी जनता है उसका जो कलेक्टिव जो बेनिफिट है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर्सनल एस्पिरेशंस हो सकती हैं, और सर वो जो टाइम था वो राजाओं का टाइम था, वहाँ पे सर इतना डेमोक्रेसी वैल्यूज है, उनको इतनी महत्ता नहीं दी जाती थी। ठीक है। अजीत, जैसा कुछ अपने बारे में दो खूबियां ऐसी बताओ। अभी आपने राणा प्रताप को चुना, उनके बारे में बताया, आत्मसम्मान। कुछ अपने बारे में दो खूबियां ऐसी बताओ कि जो एक सिविल सेवक के रूप में आपके व्यक्तित्व में हमेशा आपके साथ रहेंगी। जी सर। सर एक तो मेरी जो अडेप्टेशन की जो क्वालिटी है, जैसे सर मैं 12th तक मैंने अपने गांव से अपनी स्कूलिंग की थी, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आ गया था। तो मैंने अपने आप को अडेप्ट किया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जो मेरे साथ के दोस्त वगैरह थे उनके परिवार वाले आके यहाँ पे रुके थे, तो मुझे लगता है मुझे वो समस्या नहीं आई। मेरे साथ कोई परिवार वाला मेरे यहाँ अडेप्टेशन के लिए नहीं आया। दूसरी सर जो मेरी ईमानदारी की जो पर्सनल जो मेरा ईमानदारी का वैल्यू है, मुझे लगता है वो भी एक सिविल सेवक के लिए बहुत आपने आवश्यक है। कब आकलन कर लिया अपनी ईमानदारी का? अभी आपने कहीं कुछ काम किया है, सेवा की है कहीं पर? सर ऑलरेडी अभी तक सेवा तो नहीं की सर, लेकिन मैं जो अपनी व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार बने रहने की कोशिश करता हूँ। अपनी परिभाषित कर सकते हैं ईमानदारी को आप? जी सर। सर ईमानदारी को एक तो जो सोशल टर्म्स हैं, जो आदमी बोले और जो आदमी सिद्धांत हैं उसके और जो करें, उनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ सर कि मैं जो कमिटमेंट्स करता अजीत, हूँ मुझे अपने दोस्तों के इंटेग्रिटी प्रति। और ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठ और Yes, ईमानदारी, honesty। दोनों का अंतर बताइए। सर इंटेग्रिटी एक वाइडर टर्म्स है। ऑनेस्टी में सर जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो पूरी की जाती है। जैसे सर एक किसी की कोई झूठ नहीं बोले तो वो जैसे ईमानदार आदमी है। लेकिन सर जो पूरा सत्य बताए, जैसे सर एक महाभारत के जो राजस्थान एग्जाम्पल का है। क्या सत्य है वर्तमान में? राजस्थान का क्या सत्य है? जी सर। सर राजस्थान की जो पहले गणना होती थी बीमारू स्टेट के रूप में, आज राजस्थान उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि सर हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये प्रोग्रेस आगे भी जारी रहेगी। ये कुछ ही जिलों तक सीमित है या वास्तव में सब जिलों में हो रही है? जी सर। क्योंकि जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो तो ये बताती हैं कि ये केवल कुछ ही जिलों तक सीमित है। कुल कितने जिले हैं राजस्थान में? ज्ञात सर है आपको? वर्तमान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर। ठीक है। कमिश्नरेट्स कितनी हैं? सर जयपुर और जोधपुर में 2 कमिश्नरेट्स हैं। पूरे राजस्थान में 2 ही कमिश्नरेट हैं? कमिश्नरेट सिस्टम है सर। कितनी Yes। कमिश्नरेट है वहाँ पे? 2 हैं सर। पुलिसिंग कमिश्नरेट नहीं पूछ रहा हूँ। मंडल कितने बनाए गए हैं? जिले आपने 33 बताए, कितने मंडल हैं? सर आरएएस का परीक्षा दिया है आपने? जी सर। जी बताएं। सर पहले 7 संभाग थे, आज 10 संभाग है। ठीक 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 ठीक। थैंक यू सर। ठीक है अजीत, अभी जब आप सर के सवालों का जवाब दे रहे थे तो आप बोल रहे थे कि ईमानदारी आपकी खूबी है, आपका जी गुण सर। है। अभी हाल फिलहाल के 2-3 उदाहरण बताइए जब आपने ईमानदारी का परिचय दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, किताबी नहीं। जी सर। सर एक एग्जाम्पल था कि मैं एक दुकान से मैंने किताब खरीदी थी और मैं उसके पैसे देने भूल गया था। तो एक बार के लिए रूम में कमरे पे जा चुका था, दूसरे दिन में वापस मुड़ के आया था। मुझे लगता था उस टाइम, हो सकता था कि अगर कोई मेरी जगह कोई और होता तो उसके दिमाग में ये विचार हावी हो सकता था कि चलो यार छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे बच जाएंगे। और दूसरा सर जो मेरी जो दोस्तों के बीच जो मेरी पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं
नाराज़ ना करूँ, और जो मेरे जो भी एक दोस्त के रूप में जो दायित्व हैं या मैं जो उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैं खुद भी दूँ उन्हें। ठीक है, तो दोस्तों के साथ आप एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं दोस्तों से? जी सर, ये मानव स्वभाव है कि आदमी गिव एंड टेक करता है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप राजस्थानी फोक सॉन्ग गाते हैं, लिखते हैं, क्या करते हैं? सर जनरली मैं सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन अकेले में गुनगुना भी लेता हूँ। गुनगुना भी लेते हैं? हाँ सर। तो हम लोग के लिए कुछ गा सकते हैं? बिल्कुल सर। सर एक ढोला मारू की कहानी है राजस्थान की। ढोला है वो एक प्रेमी था, और मारू थी वो एक राजकुमारी थी, प्रेमिका थी। तो उनके प्रेम संबंधों के ऊपर लिखी गई थी। ढोला है वो रात को कहीं चले जाते हैं और मारू उसका घर पे बैठी इंतजार कर रही होती है। तो ये गीत लिखा था अभी अनुप्रिया लाखाओ जी ने गाया है। ये फोक सॉन्ग्स होते हैं सर, जनरली वो मौखिक रूप में होते हैं। तो मैं सर इसकी 2-4 पंक्तियां गाना चाहूँगा। चांद चढ़्यो गिगनार किरत्या, ढल आई आधी रात पिव जी, अब तो घरा पधारो मारूड़ी थारी बिलख छ जी बिलख छ। हाथ मेहंदी राचनी कोई, नैना काजल सार्यो जी, ले दिवलो चढ़गी चोबार, मरवण सेज सवार्यो जी, बैठी मनड़ो हार गोरीरा, आया नहीं बरतार, मारूड़ी थारी बिलख छ जी बिलख छ। ठीक है अजीत। अच्छा एक चीज बताइए, अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है। यस सर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं, क्या पैरामीटर है? यस सर। सर जनरली पॉवर्टी को जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, उसके आधार पे देखा जाता है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सर इसके सोशो जो कंडीशंस हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा का स्तर हो गया, जीवन स्तर हो गया, जो ईंधन की सुविधा हो गई, आवास की सुविधा होगी, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो अभी ये कम हुआ है? यस सर। नीति आयोग की जो अभी की रिपोर्ट आई है सर कल परसों, उसमें बताया गया है कि भारत ने सर एग्जैक्ट डेटा तो मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन पता नहीं 10-11 करोड़ लोगों को शायद हमने पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। जिसमें मेजर ग्रोथ है सर वो राजस्थान, यूपी, बिहार, इन एरियाज में ज़्यादा हुई है। अच्छा, राजस्थान में भी हुआ है? यस सर। टॉप जो 4-5 राज्य हैं जहाँ से मल्टी डायमेंशनल जो गरीब थे उनको बाहर किया गया है, उनमें सर राजस्थान भी एक। राजस्थान भी है। अच्छा, प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं उनकी जी सर। क्या विशेषता है? 3 विशेषता बस बताइए। जी सर। सर प्रेमचंद की रचनाओं का जो लैंग्वेज है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, जो कि आम हिंदुस्तानी, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो भारतीय है उसके आसानी से समझ में आती है। वो क्लिष्ट भाषा नहीं है कोई। दूसरा सर उनके जो विषय हैं वो भी आम जनजीवन से लिए गए हैं। वो कोई राजा महाराजाओं की कहानियाँ नहीं है। वो एक गरीब किसान की कहानी है, या फिर वो गरीब मजदूर की कहानी हो सकती है। तीसरा सर मुझे लगता है कि उनकी जो महिलाओं के पात्र हैं, या जो उन्होंने दलितों के बारे में जो लिखा है, शुरुआती लेखन, वो उनकी कविताओं में मिलता है सर। जैसे कफन हो गई या फिर सदगति हो गई, ऐसी कहानियाँ, उनमें सर जो दलित चेतना मिलती है वो उनकी खूबी है सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। अजीत जी, यस सर। मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं जी सर। और एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास आता है, जी सर। जिसमें आपके मित्र का आपको कॉल आता है और वो आपको कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए टेंडर भर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि ये टेंडर मुझे मिल जाए। तो इस पे आप क्या आपका कार्रवाई रहेगी इसमें? जी सर। सर उस टेंडर के संबंध में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसके मापदंड हैं, अगर वो पूरे हो रहे हैं तो सर मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन सर मेरे ये तय करते टेंडर किसको दिया जाना चाहिए, इसको तय करते समय सर मैं अपनी जो पर्सनल बाइसेज हैं उनको दूर रखूंगा, और जो योग्य व्यक्ति हैं उसको ही मैं सर टेंडर। यदि अंत में आपको पता चलता है कि 2 ऐसे कंटेंडर्स हैं जिनके सारे पैरामीटर्स लगभग बराबर हैं, तो एक आपका मित्र है और एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप जानते नहीं, तो फिर आपका क्या निर्णय रहेगा? सर मैं अपने मित्र को दूंगा। कोई खास कारण इसके लिए? सर इसका वजह है कि हो सकता है कि मैं अपने, मेरे जो मित्र हैं जनरली, या जो भी मेरा मित्र होगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता होगा, कि उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकूंगा मैं, कि वो ज़्यादा ईमानदारी से काम कर पाएगा प्रोजेक्ट के प्रति। और यदि आपको इस चीज़ की जानकारी होती है कि आपके मित्र कोई गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसमें? सर जो भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है लीगल, वो सर मैं जरूर करूंगा। अगर प्रोजेक्ट, परंतु उससे आपके मित्र के आपसे निराश होने के चांसेस रहेंगे, तो आपको नहीं लगता? आपने पहले जैसे कहा कि मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को नाराज नहीं करना चाहता,
तो आपको नहीं लगता जो आपने पहले अपना व्यक्तित्व जाहिर करा ये उसके अगेंस्ट जाएगा? सर जो मित्र हैं वो मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स, वो एक सर्विस के बाहर हैं वो मित्र मेरे। जब मैं सर एक आईएएस या डीएम के रूप में हूँ तो मैं इन पर्सनल बाइसेस से दूर होकर एक डीएम हूँ जो कि जनता की सेवा के लिए उपस्थित है वहाँ पे। तो सर मैं ये इन बाइसेस को दूर रखूँगा। पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी में लिबर्टी और इक्वालिटी में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? सर मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। यस सर। स्वतंत्रता और समानता सर। जी सर। सर स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति को वो सारी वातावरण बना के देने से है जहाँ पे उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कंडीशंस पैदा हों। जबकि समानता सर मेरे हिसाब से समानता के भी 2-3 अर्थ हो सकते हैं, जैसे या तो इकोनॉमिक समानता हो सकती है या सोशल इक्वलिटी हो सकती है इंडियन टर्म्स में। तो जहाँ पे समाज में सबको एक समान जो सम्मान है। लेकिन आपको नहीं लगता इक्वालिटी और लिबर्टी को हम एक साथ लेके नहीं चल सकते, दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं? नहीं सर, मुझे लगता है सर ये दोनों साथ भी चल सकती हैं, इनको बैलेंस बनाना जरूरी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार में आता है, आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, आर्टिकल 21 जो कि जीवन का अधिकार है। तो इनको सर एक गोल्डन ट्राइंगल के रूप में माना है जो कि एक सभ्य समाज और एक सभ्य लोकतंत्र के लिए आवश्यक। ठीक है। भारत की और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या विभिन्नताएं हैं? यस सर, पहली जो बड़ी जो अंतर मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे सर मोनार्की डेमोक्रेसी है सर, राजतांत्रिक लोकतंत्र है, जबकि इंडिया में रिपब्लिक है सर। दूसरी सर वहाँ पे जो स्पीकर का पद है वो वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर होता है, जबकि इंडिया में सर हर उसको 5 साल के ऊपर चुनकर आना होता है। तीसरा सर वहाँ के जो हाउस ऑफ जो ऊपर वाला जो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स आई थिंक मुझे लग रहा है, वहाँ पे सर कुछ पद हैं वो वहाँ के पादरियों के लिए या जो कुछ व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जी सर हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें फ्यूल और जो और अदर इन्फ्लेशन के जो भी मानदंड हैं वो दोनों, और कोर में सर फ्यूल और जो फूड है इन्फ्लेशन उसको हटा दिया जाता है। किस इन्फ्लेशन को भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा गया है? सीपीआई के आधार पर मापा जाता है सर उसे। ठीक है। सीपीआई कौन पब्लिश करता है? सर सीपीआई एनएसओ के द्वारा पब्लिश की जाती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपके लिए। प्रखर चतुर्वेदी एक क्रिकेटर है जो अभी रिसेंटली न्यूज में थे। सॉरी सर, मैं इसके बारे अवेयर नहीं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। अजीत जी, आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं? जी मैम। किस चीज़ की खेती होती है आपकी तरफ? मैम खरीफ में हमारे यहाँ ज्वार, बाजरा, मक्का और मिलेट्स उगाई जाती हैं, जबकि रबी में गेहूँ, जो चना, सरसों इत्यादि उगाई जाती है। अच्छा, सरसों होती है। जी सरसों का तेल हमारे यहाँ खाने में उपयोग लाया जाता है, जी मैम। लेकिन यूएस और यूरोप में ये बैन है एडिबल ऑयल की तरह। किस वजह से? मैम इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि ये अमेरिका में क्यों बैन। रेनबो रेवोल्यूशन का नाम सुना है? ग्रीन रेवोल्यूशन? रेनबो रेवोल्यूशन। सॉरी मैम। एवरग्रीन रेवोल्यूशन। सॉरी मैम। अच्छा, सती प्रथा जी मैम। और जौहर में क्या अंतर है? जी मैम, सती प्रथा मैम जो व्यक्तिगत स्तर पे की जाती थी, एक जो औरत है उसका पति अगर मर जाता था तो वो उसके साथ चिता में अपने आप को दहन कर लेती थी। आवश्यक मतलब जरूरी होता था? नहीं सर, नहीं मैम, पुराने टाइम में ये या तो फोर्स से करवा दिया फोर्स जाता से था। करवाया जाता। हाँ, लेकिन बाद में ऐसा माना जाता था कि उसकी खुद की स्वतंत्रता के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन जनरली इसमें सर मैम जो समाज का दबाव है वो ज़्यादा हावी रहता था। जबकि जौहर में पुराने राजा महाराजा होते थे, वो अगर हार रहे होते थे तो उनकी रानी अपने आप को चिता में डाल लेती थी, क्योंकि वो ये मानती थी कि अगर जो दुश्मन राजा है उनका उन पे अगर अधिकार हो जाएगा उनके साम्राज्य के ऊपर, तो उनके साथ, उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। सती का आखिरी इंसिडेंट? जी मैम, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरे जो जस्ट में जो जिला पड़ता है उसका नाम सीकर है। वहाँ पे एक रूप कंवर जो स्त्री थी, उनका 1986-87 में उन्होंने सती की थी आखिर। सती और जौहर में से एथिकली रॉन्ग कौन सा है? मैम मुझे लगता है दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि मैम वो एक
जनरली इसमें मैम सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इसमें सोशल प्रेशर की चीज़ आती है, और एक जो व्यक्ति का जो जीवन का अधिकार है वो छिन जाता है। वो किसी भी समाज के किसी को भी वर्ग को इसका अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का जीवन का अधिकार है उसको उससे वंचित करे। सती कब बैन हुई थी? मैम सती प्रथा निरोधक अधिनियम शायद 1856 था शायद। जौहर के कंटेक्स्ट में भी कोई ऐसी मैम रूल पोजीशन आई है? जी मैम 1986-87 में शायद उसी टाइम गवर्नमेंट लेके आई थी। आया है कोई अधिनियम? शायद था मैम, मैं एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पा रहा, लेकिन उस टाइम आया था सती प्रथा निरोधक अधिनियम। और जौहर के उसमें कंटेक्स्ट में? मैम जौहर दरअसल अभी होता ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम में, जब से अंग्रेज थे उसके पहले से ही बैन हो गया था, क्योंकि ऐसी कब हुआ सिचुएशन था नहीं कोई है आइडिया नहीं? ऑफिशियली। मैम मुझे लगता है कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं है बस ऐसे ही बंद हो गया? क्योंकि मैम युद्ध होना बंद हो गए थे ना मास लेवल पे। सेक्स रेशियो क्या है राजस्थान की? मैम 928। और इंडिया की? 943। तो कम क्यों है नेशनल एवरेज से? क्या मैम कारण इसके है? पीछे जी मैम इसके पीछे 2-3 कारण जो मैं देख पा रहा हूँ। एक तो जो पेट्रियार्की और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं वो राजस्थान में ज़्यादा मजबूत रही है, क्योंकि मैम 1947 तक राजस्थान है वो प्रिंसली स्टेट रहा है, का समूह रहा है, जहाँ पे जो सामाजिक सुधार आंदोलन है वो बहुत देरी से स्टार्ट हुए थे। तो एक तो मैम ये देख पा रहा हूँ मैं। दूसरा जो पेट्रियार्की और पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं वो इतनी मजबूत रही हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ बाल विवाह जैसी, सती प्रथा जैसी ऐसी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो राजस्थान में ज़्यादा प्रेवलेंट रही हैं। और मैम जो शिक्षा का स्तर है जो राजस्थान में 67% के आसपास लिटरेसी रेट है, वो एक बड़ी जो वजह है मैं देख पा रहा हूँ मैम। आपने पीपलांतरी गांव जी के मैम। बारे में सुना है? क्या है, किस लिए वो न्यूज़ में था? जी हाँ मैम, ये राजसमंद एक जिला है राजस्थान में। उसमें हर एक बेटी के, इस गांव में, पिपलांतरी गांव में, एक बेटी के जो जन्म है उसके ऊपर एक पौधा का पौधारोपण पौधा? किया जाता है। एक एक पौधा? व्यक्ति एक पौधारोपण। या 111 पौधे लगाए जाते हैं? एग्जैक्ट मैम। क्या ऐसे विलेज को हमें रोल मॉडल विलेज की तरह नहीं बिल्कुल मैम किया प्रोपेगेट जाना करना चाहिए। चाहिए? राजस्थान जैसे स्टेट में तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किसे कहते हैं? मैम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब कि अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उसको मानसिक स्तर पर इस प्रकार से तोड़ा जाए कि वो अपने आप सरेंडर कर दें दूसरे अपने शत्रु के सामने। किस तरह से हम एजेंट्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के? किस तरह से आप मानसिक रूप से तोड़ोगे? तो एक देश के स्तर पे या मैम देश के स्तर पे? देश के स्तर पर मैम एक तो जो वहाँ के सोशल मीडिया वगैरह, जो मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें अपनी पहुँच प्रसारित करके वहाँ की जो सिस्टम है उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश उत्पन्न किया जाए, प्रोपेगेंडा फैलाया जाए मैम। अच्छा, मून लाइटिंग वर्ड सुना है आपने? जी मैम। क्या है इसका मतलब? मून लाइटिंग दरअसल मैम जो कोरोना के बाद जो फेज आई थी उसमें जो वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट आया था उसमें किसी एक कंपनी के बजाय 2-3 कंपनियों में एक टाइम पे काम करना, वो उससे रिलेटेड था। आपको मतलब आपका क्या विचार है? सही है, गलत है? मैम मुझे लगता है कि अगर किसी कंपनी से जो भी कमिटमेंट्स अगर आदमी पूरी कर पा रहे हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहा तो वो इथिकली रॉन्ग है। थैंक यू। मैं कमिंग सर? या कम। हाँ बैठिए। थैंक यू सर। अजीत, आपको कैसा लगा आपका मॉक इंटरव्यू आज? ठीक ठाक था सर। ठीक था? ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा, तो ठीक ठाक में थोड़ा फिर आपने समझे की स्थिति? सर दरअसल दिक्कत ये है कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है यूपीएससी का। इसके पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का इतना मौका नहीं मिला। कुछ सर जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं तो साइनेस होती है लोगों में। नहीं, आज तो आपने अच्छा बोला। और एक दो, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हैं तो हम आपको कुछ सलाह देंगे। बिल्कुल सर। पहले तो इंटरव्यू जो की है वो केवल एक बातचीत समझ लीजिए, आप बोर्ड के साथ में हो रही है और वो आपका पर्सनालिटी देख रहे हैं, आपके क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं ये देख रहे हैं, और उसकी बेसिस पर जो यूपीएससी का बोर्ड है तय करेगा कि जो 20-30 मिनट की बात हुई वो तय करेगा कि आप इसके योग्य हैं सिविल सेवा में जाने के लिए या नहीं जी। तो वो 20-30 मिनट ही आपके पास में है। उसी में आपको जो आपका नॉलेज है उसका कुछ टेस्ट नहीं हो रहा, उससे कुछ मतलब नहीं है कि आपको प्रश्न का उत्तर आता है नहीं आता। जी। लेकिन जैसे अब एक जगह आपने बोल दिया कि मैं अपने मित्र को दूंगा क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ,
तो ये ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। जैसे इन्होंने एक मिनट इन सर ने कहा था कि अगर वो दोनों सारी डिमांड्स मीट करें, सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर भी नहीं, तब भी आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए सर? क्राइटेरिया पहले तो अगर आपके मित्र हैं तो आप रिक्यूज कर लें कि भाई क्योंकि ये मेरे मित्र हैं तो मैं इसमें निर्णय नहीं लूंगा, ये एक समिति में बना देता हूँ। समिति जो की है सभी को एग्जामिन करेगी, सभी को देखेगी और रिकमेंडेशन देगी। तो उसमें रिक्यूज करने का एक प्रिंसिपल होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आप इंटरेस्ट। जो की है उससे निर्णय की प्रक्रिया से हट जाएं। बिल्कुल सर। आपका सब विषय रहा है हिंदी साहित्य, पंच परमेश्वर पढ़ी है आपने? जी सर। और ये तो उसमें भी, या तो फिर आप बिल्कुल पंच परमेश्वर के सिद्धांत पर चलिए तो आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं क्योंकि मैं मित्र को जानता हूँ और मित्रों से हमें मित्रता बनाए रखनी है, ये विचार नहीं। बिल्कुल दूसरे के साथ अन्याय कर दिया ना आपने। वो सर मैं इसलिए सोच गया था कि दोनों सारी क्वालिटीज फंसना नहीं है, इंटरव्यू में फंसना नहीं है, फंसाने की कोशिश होगी। आपको इसी से तो बचना है ना। सर ने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। जी सर। सर अगर ऐसा सिचुएशन दे दी जाए कि दोनों में से एक चूज ही करना है, दरअसल मैं वहां पे उस लेवल पे चला गया था कि एक चूज ही करना है उस लेवल पे। हाँ, नहीं तो आप कहिए कि मैं जो की हो इस पर एक निष्पक्ष निर्णय लूंगा, और अगर मुझे लगता है कि मेरा निर्णय जो है वो उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा मेरी मित्रता का, तो मैं एक कमेटी बनाऊंगा, उनको दे दूंगा, खुद मैं उस जी सर। निर्णय प्रक्रिया से हट जाऊंगा। जी सर। और ऐसी स्थिति जो की है ब्यूरोक्रेसी में कई बार ऐसा होता है कि दो में से एक को चूज करना ही है, लेकिन फिर भी आप दोनों को ही रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती है जब आप वास्तव में सेवा में आ जाएंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है? सर मैं फ्लुएंसी की थोड़ी मेरी दिक्कत है सर, तो उसको कैसे सर सुधार करूँगा? ठीक है, कोई सुझाव आपका? बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कॉन्फिडेंटली बोलो, अच्छा बोल रहे हो, बार बार बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। वो फ्लुएंसी अगर आपको थोड़ा लग रहा है वो मन में है, हमें ठीक लग रहा है। बिल्कुल। आज तो बहुत अच्छा बोला। कॉन्फिडेंस का तो पिछले 2-3 मॉक दिए थे, हमें तो कॉन्फिडेंस लगा आप में बहुत है। खाली एक मैं सुझाव देना चाहूंगा। हाँ जी। कि आप जैसे हाथ जिस पोजीशन में भी रखना चाहें, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, वो ठीक है। लेकिन अभी आप ठीक लग रहे हैं, जैसे आपने हाथ आगे रखे हुए हैं जी सर। लेकिन उस समय आप बहुत टेंस लग रहे थे, आप बिल्कुल ऐसे इस पोजीशन में बैठे हुए थे। सर दरअसल वो थोड़ा अननेचुरल लगता है। अभी ठीक मेरे से सर किसी मौके में कह दिया था कि आप शुरू में ऐसे रखिए, फिर आप ऐसे कर लीजिए। वो ऐसा कुछ नहीं, आपका मन है अपने कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाथ को हिलाए डुलाए नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत कभी ऐसे रखा जो आप कर सकते हैं जी सर। और इस तरह एकदम तर कर बैठने की जरूरत, मतलब अभी कोई इंक्विजिशन नहीं हो रहा है, तो बोर्ड आपके साथ में एक बातचीत कर रहा है, तो जिसमें आपको सबसे ज्यादा फॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। अब इसलिए आप टेढ़ा होकर के या उस तरह नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसा नहीं लगे कि आप बहुत टेंस होकर के बैठे। जनरली आपके सामने एक टेबल होगा, टेबल पे क्लॉथ भी होता है, हो सकता है आपका इतना ही पोर्शन दिखे। हाँ, तो इतना ज्यादा सोच नहीं, कंफर्टेबली बैठना, लेकिन थोड़ा अपराइट होकर जी सर। और बाकी ठीक है, आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्माइल करते हैं, ठीक है, वो अच्छा है। बाकी आपका डिलीवरी वगैरह अच्छा है। सर एक क्वेश्चन और था, ये सर ये शूज में लेस वाले होनी चाहिए? कोई भी चलेगा। जनरली बोलते हैं लेस वाले पहनने के लिए। हाँ, वो दिखेगा Generally- चलेगा। ये भी फॉर्मल शूज जी सर। इसको पहन के जाते लेस वाले इसलिए कि आईपीएस भरा हुआ है चॉइस में। सेकंड प्रेफरेंस। हाँ, तो फिर लेस वाले पहन के जनरली लेस वाले पहनने के तो लिए लेस वाले पहन के नहीं है लेस वाले तो खरीदने के कोई लिए मित्र से ले लो, ठीक अगल हाँ, बगल ये लोग तो हो good। उनसे ले लो, खरीदने की क्या जरूरत है। हाँ। देखो आपकी 2-3 डाउट है, साइनेस, फ्लुएंसी, ये हम्म। सब सही है, आप अपने दिमाग से निकाल दो। जी सर। कोई साइनेस नहीं है, कोई फ्लुएंसी की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस अभी ठीक ठाक, इसको और आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर। बस कोई ग्रामीण बैकग्राउंड के आने से आपका कोई नुकसान नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। सर हाँ। एक और क्वेश्चन था मेरा। सर मेरे जो ग्रेजुएशन था उसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रही हुई थी, तो क्या मुझे थोड़ी थोड़ी बेसिक थ्योरीज पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की, या फिर जो जनरल जो मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी या अपने टैक्सेशन सिस्टम है, या फिर जो अभी जो बजट आएगा उसी से काम चल जाएगा? जो अभी की चीजें हैं आप उन पर ही ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप सब कुछ करने लग जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है। लेकिन एक दो चीज तो बेटा आपको पता भी होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको ज्ञात नहीं होगा। कुछ पूछ लें अगर इकोनॉमिक्स में, आपको पता होंगी चीजें। जितनी आपने जीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो सफिशिएंट है। बहुत है। पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा देख लीजिएगा, जो मेन टर्म्स है जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पूछते हैं, हाँ, बेसिक देख लो, उससे ज्यादा जाने की जरूरत तो सर एक मॉक में पूछ लिया था वो थोड़े से इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वगैरह, वो
ग्रेजुएशन में ठीक है, चला देखो वो तो याद पूछ है, लेते हैं, बता मना कर सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं होगा तो बोल देना सर आई एम सॉरी कोई बात आई एम नॉट उस समय याद नहीं आ Simple, रहा। याद नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, नहीं आए तो बोल देना नहीं, फिर घबराना नहीं, फिर अगले बॉल के लिए फिर तैयार हो जाना। ये जी। इंटरव्यू पहला है इनका सर? पहला पहला इंटरव्यू पहला। यूपीएससी में। जो हाँ, आपको सर। प्रश्न नहीं आता आप बोले कि मुझे सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और अगले क्वेश्चन पर फोकस करिए, उसको भूल जाइए, खत्म हो गई उसकी बात। आपका असेसमेंट एक क्वेश्चन पे नहीं करा जाएगा। बिल्कुल। और आपका असेसमेंट उन क्वेश्चन पर होगा जिनका आपने आंसर किया, जो नहीं आंसर किया उस पर नहीं। जी। ठीक। ओके।